ट्रक ड्राइवर्स चूँकि काफ़ी अरसा बाहर होते हैं, इसलिए खाने पर वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसलिए रोड साइड जिस होटल पर भी आप ट्रक देखें, जहाँ ट्रकों का रश देखें, वहाँ ब्रेक ज़रूर लगाएं, वहीं आपको अच्छा और टेस्टी खाना मिलेगा। राधे राधे। इधर न पुआ इधर से पहले लें बदल डालो इधर बदल तो सारे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे 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 गोटे दास आओ दास इसका ये वंजले तपटस की तरह से ताजा तूर में कुछ कहा है कि लद्दे को दागा से हाँ, अब ऐसे करो ये सब दास ऐसा वैसे
सैफुल्लाह भाई और बाकी दोस्त हैं वो रास्ते का मशवरा कर रहे हैं और वो आपको जो सबसे ऊंची चोटी नज़र आ रही है बेसिकली वो तख्ते सुलेमान है जो हमने कल सुबह सर करनी है। अगर हम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं तो मे भी हम पहले डेरावाल होंगे जो सर्दियों में इस ठंडे मौसम में तख्ते सुलेमान पहुँचेंगे। वो क्या मार रहा, वो क्या मार आज किसी अमीर आज अपना मालिक राजी की चालक राजी से बाकी और बताएं बाकी सिक्कामध्ये सहा बनले तास राजी रवाना हम 1 बजे डेरा से निकले थे और तकरीबन कोई 4 बजे के करीब हम राखासार पहुँचे हैं। डी खान से मगरिब की तरफ तकरीबन कोई 100-120 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा गांव है राखासार। 500 के करीब के घर हैं और सुल्तान जई कबाइल यहाँ पर रहते हैं। प्लान ये है कि हमने रात राखासार में करनी है, उसके बाद एक छोटा सा गांव है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ से सुबह हमने ट्रैक करना है। फ़िलहाल हम यहाँ पर आए हुए हैं यहाँ के लोकल से थोड़ा सा मशवरा करने के लिए कौन सा रास्ता हमने इख्तियार करना है और कुछ पोर्टर्स भी उनका भी बंदोबस्त करना है ताकि जो सामान हमने साथ ले जाना है वो भी गधों पर या ऊँट हमें मिल जाए तो वेल एंड गुड। फ़िलहाल सैफुल्लाह भाई निगोशिएट करने के लिए गए हुए हैं, बारगेनिंग करने के लिए गए हुए हैं। लेट्स सी कि उनको कितनी कामयाबी हासिल होती है। आई एम मच एक्साइटेड। बहुत खूबसूरत इलाका है और यहाँ से बिल्कुल मेरे सामने तख्ते सुलेमान की चोटी है जहाँ पर हल्की हल्की सी बर्फ़ मौजूद है। होपफुली सुबह बहुत मज़ा आने वाला है और उम्मीद करता हूँ कि जब आप भी हमारे साथ ऊपर जाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये मेरा पुख्ता इरादा है क्योंकि जो माउंटेनियर्स होते हैं उनके इरादे भी पुख्ता होते हैं और उनकी डिक्शनरी में रिवर्स गियर बिल्कुल नहीं होता। सो प्लान ये है कि हमने बेसिकली जाना ये इस जगह है, ये जो ब्लैक वो देख रहे हैं आप, इससे ऊपर ये टॉप है। रास्ते में हमने 2 जगहों पर स्टे करना है। वहाँ बंदोबस्त ऐसे बस मामूली सा हो चुका है लेकिन फिर भी जंगल है और पहाड़ों के बीचों बीच प्योर नेचर में ज़िंदगी गुजारना एक अलग एडवेंचर है। सुबह के 7 बज रहे हैं इस वक्त और यहाँ इस जगह जहाँ मैं मौजूद हूँ रागासार से थोड़ा सा आगे यहाँ इतनी ठंड नहीं है लेकिन बता रहे हैं कि ऊपर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। ये तो ऊपर जब जाएंगे तो फिर पता चलेगा। सैफुल्लाह भाई भी तैयार हैं और जब सैफुल्लाह भाई तैयार हैं तो फिर मैं पीछे कैसे रह सकता था। सैफुल्लाह भाई को भी कैमरे के सामने ले आते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका हौसला और उनके जज्बे कितने जवान हैं और जो सारी रात मुझे डराते रहे हैं कि ऊपर चीते होंगे, शेर होंगे, मारखोर होंगे, तो क्या वो सच में सैफुल्लाह भाई? नहीं, चीते मारखोर शेर नहीं होते, अलबत्ता भेड़िए बहुत होते हैं। ये रात पता चला। अच्छा, भेड़िए बहुत हैं और यहाँ इस इलाके में लोग ऊँट से काम लेते हैं और रात तहकीक के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ऊँट यहाँ लोग सिर्फ इस वजह से रखते हैं कि उसको भेड़िया नहीं खा सकता। खच्चर गधे जो है वो भेड़िए खा जाते हैं। तो बाहर देखे हमारा खच्चर गधे वाला अंजाम होता है या ऊँट वाला हो, ये तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन इस मौसम में उनको खाना पीना कम मिलता है तो भेड़िए वगैरह के चांस हमारे खाए जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सही सलामत लौट चुके हैं। अगर वीडियो एडिटेड आप देख रहे हैं
अगर बगैर एडिटिंग के आप वीडियो देख रहे हैं तो समझ लें कि मैं नहीं हूँ, सफुल्ला भाई पहुँच चुके हैं। और अगर ये वीडियो बिल्कुल ही किसी गैर बंदे ने अपलोड किया और हम दोनों नहीं हैं तो समझ लें कि बस कि भेड़िए ने मोबाइल नहीं खाया, मोबाइल छोड़ दिया। सो सफ़र शुरू करते हैं और इंशाल्लाह आपसे रास्ते में मुलाकात होती रहेगी। सो दिस इज़ मिड ब्रेक। हम तकरीबन कोई आधा घंटा चल चुके हैं और इस वक्त हमने ब्रेक की हुई है। मेरे पीछे रोज़ी ख़ान, ये हमारे सरदार हैं इस ट्रिप के, मशर हैं, हमारे गुरुजी हैं। और उसके बाद आपका नाम? सैयद शाह। ये हमारे सेकंड ग्रुप लीडर हैं। और सफुल्ला भाई मेरे लिए स्पेशली गाने प्ले कर रहे हैं ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। क्योंकि मेरी बैटरी लो हो चुकी है। ये तख्त सुलेमान एक्सपीडिशन मैं कैमरे में नहीं देख सकता क्योंकि रास्ता बहुत पतला है ट्रैक, अगर पीछे आप देख सकें। और पहाड़ दिखा पाऊँ लांदी के बंद सैयद शाह हमारे साथ, दो लोकल जा रहे हैं और हमारी मंजिल नजर आ सके ये मुसलसल 2 घंटे चढ़ाई खासी स्टीप है। उसके बाद अब रास्ता का बेहतर हो गया कि मोबाइल निकाल के आप वीडियो बना सकते हैं। अभी तक 2 घंटे चल चुके हैं और तकरीबन 5.5 से 6 घंटे कैंपन तक हम चलेंगे। कैंपन पे खाना खाएंगे और उसके बाद अगर हिम्मत हुई तो 3 घंटे बाद अगला कैंप है। दोनों में फ़र्क ये है कि कैंपन पे कमरा है, बिस्तर है, सामान है। कैंप 2 पे सिर्फ कमरा है, जलाने की लकड़ी है। तो अगर कैंप 2 पे हम रात करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें आग जला के उसी पे गुजारा करना पड़ेगा। बिस्तर नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि कैंप 2 से आगे 3 घंटे सुलेमान तख्त लोकल ज़ुबान में, और वैसे तख्त सुलेमान जिसको कहते हैं वहाँ तक 3 घंटे का रास्ता है। और 3 घंटे के बाद वहाँ से हम वापसी करेंगे। हो सकता है कि अगली रात हम नीचे वापस पहुँच जाए जहाँ पर हमने गाड़ी छोड़ी। हाँ शुक्रिया जी हमारा सांस फूल चुका है हमारा। तकरीबन 1.25 किलोमीटर हमने 1 घंटे में किया है। स्टीप चढ़ाई थी और इस वक्त बुरी हालत है। अभी हमने मज़ीद
1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है और उसके बाद फिर प्लेन रास्ता है बकौल रोज़ी ख़ान के। रोज़ी ख़ान हाँ ठीक हुआ हम ठीक हुआ है ठीक है। और उसके बाद प्लेन रास्ता है और प्लेन रास्ते के बाद फिर थोड़ी सी चढ़ाई है। 2 बजे का अल्टीमेट टाइम हमने सेट किया हुआ है, टारगेट सेट किया हुआ है कि हम कैंप 1 जो हमारा है वहाँ तक पहुँचेंगे। उसके बाद 3 घंटों का मज़ीद सफ़र है कैंप 2 तक। अगर हमें हिम्मत हुई, एनर्जीज बाकी हुई तो हम कैंप 2 तक जाएंगे, रात वहीं करेंगे। अदरवाइज़ कैंप 1 हमारा स्टे होगा और फिर हमने अर्ली मॉर्निंग निकलना है तख्त सुलेमान के लिए। वापसी का सफ़र फिर तय करेंगे कि हमने कब करना है। रास्ते में अगर आपको ये मीठा ढोडा मिल जाए तो समझ लें कि आपने जन्नत कमा लिया है। यूँ समझ लें कि आपका सारे का सारा रास्ता बस बेहतरीन गुजरेगा। हल्की हल्की भूख में हल्का हल्का ये मीठा ढोडा ज़बरदस्त। रास्ते में अगर आपको भूख लग रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई VIP किस्म की चीज़ें लें। आपके पास ये होना चाहिए मीठा ढोडा। ये 30 दिन के लिए एक बंदे के लिए काफ़ी है। इंतहाई लजीज़ है, काफ़ी एनर्जी देता है और मीठा इतना मतलब है कि मज़ेदार ये बना हुआ होता है लोकली। और इसको बिल्कुल ये राउंड लवली थोड़ा थोड़ा सा आप खा सकते हैं। इसको एंजॉय करें, चिल मारें। असल इंजन पर तखबोस लगा दाल अलमर से गर्मी से बदल चढ़ाई से लगा। और अब तक की हमारी सबसे मुश्किल चढ़ाई ये पीछे हमने बिल्कुल स्टीप चढ़ाई चढ़नी है। तकरीबन कोई 700-800 मीटर होगी। ये इस वीडियो में तो बज़ाहिर बहुत मामूली सी ये चढ़ाई लग रही है, लेकिन हमें पता है मुसलसल चढ़ना है। अपना सफ़र यहाँ से हमने टर्बो लगाते हुए एक मरतबा फिर स्टार्ट किया है और आपसे दोबारा ऊपर जाकर मुलाकात होती है। तख्त सुलेमान का सफ़र जारी है और अभी तक हमें 3 घंटे हो चुके हैं और हम तकरीबन 1000 मीटर हाइट गेन कर चुके हैं। इस वक्त टोटल 1000 मीटर से चले थे, अभी हम 2000 से ऊपर कुछ मीटर की हाइट पर हैं। और अभी हमने जाना है इस चोटी पे। ये रास्ता ज़िगज़ैग है, इसको क्रॉस करके यहाँ से हमने इस डायरेक्शन में जाना। फिर इसके पीछे वो सुलेमान यहाँ इसके पीछे छुपा हुआ है जिसके ऊपर तख्त सुलेमान है। देखिए ये रास्ता तो ज़्यादा था, ये बहुत स्टीप चढ़ाई है, मेरे पीछे नज़र आ रही है, ये बहुत स्टीप है। एहसान बलोच मुलुकाई पिया डीजल पेट्रोल मुगलैल हर शे मुका के पिए
इन्हें ये चढ़ाई चढ़नी है पहले सिरे तक के इतना भी है चढ़ना ये होने नाल ढोला मुक्का पिया बाहर रिफ्यूलिंग थी नहीं पई है गड्डी धुआं मरेंदी पई है गड्डी हुण धुआं मारन लग गई है बाहर ट्यूनिंग करके ते अगू तो टुरे ने हम। अच्छा इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं ये यूँ समझें कि ऊपर जाने का एक बेस कैंप टाइप है और जो लोकल्स कहते हैं यहाँ का सदियों से जो रिवाज चलता आ रहा है कि यहाँ के लोग गर्मियों में ऊपर होते हैं सर्दियों में वापस नीचे जाते हैं। नीचे जाने के लिए कोई कोड नहीं है, जो जब जाना चाहता है ऊपर जाने का कोड है जो इनका शुरू से चला आ रहा है कि सारे लोग 12-1 बजे इस मकाम पे ये जो आपको जगह नज़र आ रही है यहाँ पे सारे जमा होते हैं अपने माल मवेशियों समेत और उसके बाद यहाँ से दुआ करते हैं। इसको ये लोग चालीसा बोलते हैं पश्तों में चलवश्ती। तो यहाँ से फिर ये ऊपर जाते हैं पहाड़ों में, मतलब जाना सकता है एक दिन। जब इनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है तो इनको वजह नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं कि जो बंदा अगर बाकी लोगों से अलग जाता है तो उनको नुकसान होता है। इसकी जो मुझे समझ आ रही है वजह वो ये है कि ये लोग चूँकि सदियों से यहाँ आ रहे हैं, अभी भी यहाँ पे भेड़िया वगैरह ये एक आध तेंदुआ कहीं से निकल आता है। भेड़ियों के ट्रैक्स हमने रास्ते में भी देखे हैं। तो जंगली जानवर शायद ज़्यादा थे, ये माल मवेशी के तो उस वक्त शायद जंगली जानवर ज़्यादा तो होंगे। तो अगर कोई अकेला एक घर पर जाता है तो उसका जंगली इधर से ये मई के महीने में सारे लोग यहाँ से इकट्ठे चढ़ते हैं, जितने लोग भी ऊपर हैं। इनके ऊपर भी घर हैं और नीचे भी हैं, और फिर वापसी पे जिसने जितना जिसका ऊपर काम है वो करके फिर वापस पलटते हैं। वापस पलटने के लिए कोड नहीं है, लेकिन ऊपर जाने के लिए कोड है। अभी हमने जो मेरे पीछे पहाड़ नज़र आ रहा है ये इसके सिरे पर चढ़ के और यहाँ से लेफ्ट साइड पर ये जो नीचे आपको वी शेप नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक निशान है, ये एक मेमोरी है। एक ख़ातून अपने बच्चे समेत ये पीछे जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है यहाँ से गिरी थी और वो बेचारी जाम पर ना हो सकी, फौत हो गई थी। तो उसकी निशानी के तौर पर उन्होंने मुकामी लोगों ने नीचे यहाँ पर ये एक वी शेप डंडा लगाया हुआ है। बहुत रिस्की रास्ता है, हम भी बहुत नीचे से आ रहे हैं। तकरीबन 1/3 रास्ता हम तय कर चुके हैं और रास्ते की कंडीशन आप देख रहे हैं, काफ़ी स्टीप चढ़ाई है और इतना पतला रास्ता है कि मैं आपको क्या बताऊं। बैक टू द मदर नेचर, बैक टू द मदर नेचर। प्याज और ये घी लगी रोटी, इससे बेहतर लंच इस जगह पर आपको नहीं मिल सकता।
जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ठंड होती जा रही है। तो इस वक्त सिर्फ बड़ी चारपाई हो और गरम गरम बड़ी बड़ी मोटी मोटी रजाई हो, बंदा ऊपर डालकर लंबी तान कर सो जाए और बस फिर वापसी करें। तो सलमान जाने, तख्ते सलमान जाने और उस पर पहुंचने वाले जाने, सारी बात से ऐसे हम बैठे जंगल में हैं, जंगल में मंगल, यहाँ की क्या हम पहुंच गए। गालिब आपको क्या लगता है? गालिब को सही लगता है हम पहुंच चुके हैं कैंप 1 पर और यहाँ पर स्नो भी पड़ी है। जो दिसंबर के दूसरे वीक में स्नोफॉल हुई थी। ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन हमारे इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके हैं। ये हमारी चाय बन के तैयार हो चुकी है। चाय की स्पेशल ज़रूरत इजाज़त नहीं है। जुगाड़ बन गया। ये दरख्त है, ये चम्मच आ गया। चाय में चीनी बंद करना है। ये हमारा मेडिकल वार्ड में एडमिट है। अच्छा चलो भागना क्यों नहीं कनेक्ट मैंने अपने ब्लूटूथ हैंड्स फ्री है कनेक्ट करने वाला वही तो ही नहीं कोई हूँ कनेक्ट कीजिए। और जी ना एक छोटा सा शॉर्ट लुक आपको हमारे कैंप 1 का देते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैंप 1 हमारा कैसा है। ये एंट्री है हमारी कैंप 1 की। ये बेसिकली एक घर है जो कि समर्स में ये यहाँ के सर के मकामी लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये इनका ग़ालिबन ड्राइंग रूम है। यहाँ पर ये सोफ़ा है, हाँ ये ट्रिपल सीटर सोफ़ा सेट है। और ये आग जलाने की जगह है। यहाँ पर मेरे ख्याल में खाने वाने पकाए जाते हैं। ये आउटडोर सोफ़ा है। यहाँ पर हमारे स्टिक्स मौजूद हैं। ये इस घर की 4 दीवारी और ये वो हथियार है जो हम अपने साथ लेकर आए थे भेड़ियों से बचने के लिए। हम चूँकि कानूनी बंदे हैं इसलिए हमने कोई गैर कानूनी असलहा नहीं उठाया। और ये हमारा एनर्जी ड्रिंक है। ये देख लें, ये लेमन मिंट फ्लेवर है, ये हम पी रहे हैं। और ये पानी हम यहाँ से नहीं लिया,
ये दरख्त को काट कर जानवरों के पीने के लिए पानी की जगह बने गई है। हमारे पीने का पानी एक और तालाब है, वहाँ से आ रहा है। ये एक और एंट्री है। और यहाँ पर आग सहर भाई ने जलाई हुई है। सहर लोधी के बाद सहर अली, क्या कहने, सहर शाह। पानी गर्म हो रहा है हमारे लिए। और ये हमारी बूढ़ी अम्मा, ये वो बंदा है जिसने ये इसको देख लें, क्रेडिट गोज़ टू हिम। और हाँ, वो भी दिखाता हूँ जहाँ हमने जाना है। ये मेरे ख्याल में एक और ड्राइंग रूम है। और ये है इनका बेडरूम के अंदर की हालत बड़ी ख़राब है। और अंदर बता रहे हैं कि पिस्सू मिस्सू हैं तो अंदर नहीं जाते। वो एक और सिटिंग एरिया है। और हमने बेसिकली जाना है, वो मैं आपको जगह दिखाता हूँ। वो ये यहाँ जहाँ मेरी उंगली है, इस जगह हमने सुबह जाना है। دا موږ تلای سو دا ټول لار سیر شار ته خلاصه ده. سیر شاه خو موږ دغه ځای ته خځولي. سیر شاه لاره خو اسانه ده، په یو طرف ته یار لاره خو غلطه وشوه. वेल इस वक्त सुबह के तकरीबन कोई 3:40 हो रहे हैं। और हम लोग अब फाइनल अप्रोच के लिए निकल रहे हैं। अर्ली निकलने का ये फ़ायदा हमें होगा कि रास्ते में जो बर्फ़ पड़ी है वो इस वक्त नॉर्मल हालत में होगी, क्योंकि जब सूरज निकल आता है तो फिर उस वक्त बर्फ़ पिघली हुई होती है और उस पर पाँव रखना मुश्किल होता है। यस वी नो दिस इज़ वेरी क्रेज़ी कि सुबह के 4 बजे या पौने 4 बजे इस जंगल से होके ऊपर तख्ते सुलेमान तक पहुंचना सरासर पागलपन है, लेकिन वी आर। एंड रास्ते में अंधेरा होगा, हम रोशनी ना होने की वजह से वीडियो नहीं बना सकेंगे। जब रोशनी होगी तो फिर इंशाल्लाह ट्रैक की वीडियो भी बनाएंगे और आपको फाइनल समिट भी दिखाएंगे। सो गाइस, सी यू देयर। हम सुबह तकरीबन 4 बजे के चले हैं अंधेरे में, और इस वक्त तकरीबन 6:45 होने वाले हैं। मतलब है कि 7 बजे तक हम 3 घंटे का सफ़र कर चुके होंगे। और ये पीछे कोहे सुलेमान आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस रास्ते से हम आ रहे हैं, पीछे से जंगल है, बहरहाल आपको नज़र नहीं आएगा रास्ता। और हमने सीधा इस रास्ते से जाना है, आगे घूम के फिर ऊपर चढ़ाई चढ़नी है। और उस तरफ से जो तख्त सुलेमान की ज़ियारत नज़र आ रही थी, वहाँ से चूँकि सीधी वाल है, वहाँ से चढ़ना नामुमकिन है। तो हम पहाड़ के गिर्द घूम के तकरीबन अब तक 8-10 किलोमीटर का चक्कर लगा के वहाँ तक आ चुके हैं। खाने पीने का अगर कोई बंदोबस्त होगा तो ऊपर
चाय बनेगी और रोटी हमने साथ ली हुई है। रोज़ी जान मेरे साथ है, बाकी एक साथी और उसके साथ का पोर्टर दोस्त को थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम था, हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, तो उसको रास्ते से हमने वापस भेज दिया। और अब हम रोज़ी जान और मैं जा रहे हैं ऊपर, जाके फिर आपको वीडियो दिखाएंगे या रास्ते में कहीं रुके तो। अभी मेरा हाथ फ्रीज़ होने लगा है, ठंड यहाँ इतनी है कि ये पानी की बोतल जो हमने उठाई हुई थी उसके ऊपर बर्फ़ जम गई थी, जिसका मतलब है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त या इससे नीचे है। और मेरा हाथ फ्रीज़ हो रहा है, मुझे दस्ताने में डालना है, इसीलिए फ़िलहाल यहीं तक काफ़ी है। चांद जाने वाला है और सूरज तुलू होने वाला है। ये जो जगह है, ये आगे आपको एक कमरा सा नज़र आ रहा है, ये एक घरौंदा सा है, सामने एक इग्लू टाइप कमरा है, इसको किकराई कहते हैं। और ये टेक्निकली इसको हम बेस कैंप कह सकते हैं ज़ियारत का। इसके बाद अभी हमने ये चढ़ाई चढ़नी है जंगल से होके, और ये सामने पीक तक जाना है हमें, जो आपको नज़र आ रहा है। और ये वैसे सामने तो फेस है, हमने यूँ जाके फिर यूँ पीछे से घूम के जिग जैग चढ़ना है, मतलब सीधा इस फेस से नहीं चढ़ना। लेकिन ये जो बड़ा दरख्त नज़र आ रहा है, ये यहाँ से हम सीधा यहाँ जाएंगे, फिर ये हमारा रास्ता है, और फिर इनके बीच में से ये जो छोटी सी चोटी है इसके पीछे से घूम के आना है, और फिर हम तख्त सुलेमान तक पहुँचेंगे, जो प्रॉपर तख्त कहते हैं या ज़ियारत कहते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी देर स्टे करेंगे। अभी तक हम तकरीबन 3.5 घंटे चल चुके हैं 4 बजे से। और मेरे गाइड का तो मशवरा ये था कि चाय हम ऊपर जाके पीते हैं, लेकिन ऊपर मुझे पता है जितनी ये क्लाइंब है, कम से कम भी अगर हम बहुत अच्छी रफ्तार से जाएं तो 2 घंटे का टाइम हमें लगेगा। और इस वक्त थोड़ी थकावट सी भी है, ठंड बहुत शदीद है। अभी बड़ी मुश्किल से मैंने हाथ ग्लव्स से निकाला है वीडियो बनाने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि पहले हम यहाँ आग जलाते हैं, चाय बनाते हैं, और चाय पीकर साथ कुछ खाकर थोड़ा सा आग को फिर गर्म करके, और उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। ये रोज़ी जान चाय का बंदोबस्त कर रहे हैं, उसके हाथ में जो आपको डब्बा नज़र आ रहा है, ये हमारा चाय बनाने का बर्तन है। ये हमारा कप है, ये कदर बेहतर हालत में दिया जाएगा, पानी गर्म हो गया तो इसको धोएंगे। ये बर्फ़ खरीच के डालेंगे, और फिर इसी को गर्म करके इसमें हम चाय बनाएंगे। ये कमरा अनलॉक्ड है, इसको लॉक नहीं किया गया, इसका मतलब है ये हमारे आरज़ू की नज़र बन सकती है थोड़ी देर के लिए, इसे धूप निकलने वाली है। ये इस साइड पे जिस तरफ चांद है, ये बलूचिस्तान का इलाका है। ये FRDI खान की आखिरी हद है। इन लोगों के यहाँ ऊपर चलगोज़े के दरख्त होते हैं, ऊपर जो पहाड़ के नज़र आ रहे हैं चलगोज़े के दरख्त हैं। कमरा खलास है, आग जलाने का अमल शुरू है। इसके बाद इसी आग की चाय बनेगी। आग जलाने के लिए जो लकड़ी, छोटे से टुकड़े आपको नज़र आए ना, दीवार की लकड़ी को पतला सा काट के, और दीवार में अपना जो लकड़ी में आयल होता है तो नीचे इसकी तिली से डायरेक्ट जलने लगती है। आम लकड़ी को जैसे आप मिट्टी का तेल या पेट्रोल डालते हैं और आग पकड़ती है, बिल्कुल इस तरह आग पकड़ती है। इस तरह तेज़ हो रही है, इसके ऊपर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रखी हैं। ये तख्त सुलेमान की सुलेमानी चाय बनने का है, यानी लिटरली ये इसको अब आप सुलेमानी चाय कह सकते हैं। नॉर्मली हम पत्ती और चीनी डाल के जो चाय बनाते हैं, दूध वगैरह, उसको सुलेमानी चाय कहते हैं।
लेकिन यहाँ भी हम वही चाय बनाएंगे, लेकिन तख्त सुलेमान के बेस में अब ये वाकई सही मानों में सुलेमानी चाय कहलाने के हकदार है। ये जो घी का 2.5 किलो का डब्बा होता है, ये वो डब्बा है और न जाने कितने अरसे से इसमें चाय बनती जा रही है। इसमें जंग आप क्लियरली देख सकते हैं। और पॉजिटिव रहते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इस चाय में ये वाहिद चाय है जिसमें दूध भी नहीं होगा, जिसमें सिर्फ पानी, पत्ती, चीनी होगी और इस पानी में फौलाद होगा। कोई डॉक्टर दोस्त शायद इसकी तस्दीक कर सके, क्योंकि ये तीन जहर है, इसमें पिघलेगा और जो जंग लगा हुआ है। लेकिन बहरहाल चाय बहुत टेस्टी होती है। ये बर्फ़ पिघलने लगी है, तो पिघलने के बाद थोड़ा पानी निकाल के कप धोएंगे और उसके बाद बाकी में पत्ती डाल के 3-3, 4-4 कप पिएंगे। क्योंकि बाहर से तो कपड़े शपड़े पहन के और कुछ आग के करीब बैठ के जिस्म गर्म हो जाएगा, लेकिन अंदर से गर्मी चाय नहीं देंगे। चाय बनने का अमल ज़ोर शोर से जारी है। बर्फ़ पिघल चुकी है और चाय भी काली है, डब्बा भी काला है, इसलिए नज़र नहीं आ रही, लेकिन यकीन कीजिए अंदर क्या है। चाय के साथ हमने खाना है ये क्या है, ये इतनी थिकनेस की रोटी है, गोल रोटी होती है बड़ी, और ये लोहे या पत्थर के या तवे पे पकाई होती है। इसका साइज़ अगर आपको बताऊं तो तकरीबन 1 फुट डायमीटर की होगी, यानी जितना चांद आपको आसमान पे नज़र आता है उतना ही इसका साइज़ होता है। इसका एक टुकड़ा है और ये मीठा है, इसमें चीनी भी लगी है। चीनी, गुड़ या नमक, तीनों का कुछ भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसकी ये ऊपर वाली तह है और ये नीचे वाली तह, ये तवे पे पकती है। उसके बाद इसको आग के साथ इस तरह खड़ा कर दिया जाता है कोयलों के साथ, और बाकी इसका जो अंदरून है ये पकने के लिए फिर इसको कोयले की हल्की आंच से इसको पकाया जाता है। इसकी खूबी ये है कि कोई मीठा है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में, और दूसरा ये 1 हफ्ता भी अगर आपके पास रहे तो ये खराब नहीं होता, तो इसका जायका मज़ीद बेहतर होता है। तो मैं खाना शुरू करता हूँ, उसके बाद फिर चाय के साथ ही खा लूँगा। तकरीबन ये मेरी खुराक है लंच से पहले, फिर उसके बाद लंच में भी यही चीज़ है, लेकिन वो नमकीन है, फिर वो खाएंगे। चलिए इकराई या जो हमारा बेस कैंप है, जहाँ से हमने चाय शुरू करना है खाना। ये वीडियो जो है ये बहुत खासा हमें खाना है और इसकी वजह थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगी। ऐसा है कि मेरे कुछ उसूल हैं, उनमें से एक ये भी है कि ज़िंदगी में कभी किसी ऐसे शख्स के साथ सेल्फी नहीं लेनी जो मुझसे किसी भी बात से क्या है कि ये चरगोज़े का दरख्त है, इसी इलाके में जो आपको मैदान में नज़र आता है। ये चरगोज़े के ऊपर जितने भी दरख्त हैं, वहाँ से जब चरगोज़े का फूल चुनते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सबको इसका तरीक़ेकार बताऊँ। चरगोज़े के दरख्त का होता क्या है कि मई के महीने में इसको खोलने करते हैं, इस वक्त भी इसके तकरीबन इसी साइज़ के हैं फूल, और ये मई के महीने में निकलने वाले फूल जो हैं, अगर इस साल मई में जो निकले हैं, ये अगले साल सितंबर 2019 में, यानी तकरीबन 16 महीने बाद वो तैयार होगा। और जो पिछले साल मई के फूल हैं तो इस साल सितंबर में तैयार होंगे। सितंबर में फूल चुनते हैं जो तैयार हुए होते हैं। जब फूल चुन लेते हैं उसके बाद इनको जमा करके और एक डेरी लगाते हैं, और डेरी के ऊपर जो दीवार के दरख्त के नीचे घास फूस होती है ये ऊपर डाल देते हैं और इसके नीचे दबा देते हैं। दबाने के बाद 40-45 दिन तक वो वहाँ दबा रहता है। 40-45 दिन
हैं और धूप में भी जाते हैं। ये जगह जैसे कि देख सकते हैं खुले मैदान है। धूप में बिछाने के बाद 1-2 दिन जब उसको धूप में रहते हैं, धूप के बाद उनको जो प्लास्टिक का तोड़ा होता है या गट्टे होते हैं जैसे आटे चीनी वगैरह के गट्टे, इसमें डालते हैं और उसके बाद इसको डंडे से पीटते हैं। पीटने के बाद जो खुलने वाले होते हैं वो खुल के और उनका दाना नीचे गिर जाता है। ये यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं, ये इनमें से चलगोज़े चुन लिए गए हैं। ये एक पत्ते में मिनिमम 2 चलगोज़े होते हैं, कुछ पत्तों में 3 भी हैं, कुछ में 1 भी है। इसमें कोशिश करते हैं कहीं से कोई एक आध चलगोज़ा मिल जाए। ये एक चलगोज़ा मिल गया। उसके बाद इनको जब निकालते हैं तोड़े से तो फिर जो ये फूल होते हैं, अगर इसमें फिर भी कुछ दाने बचे हों तो वो हाथ से निकाल के, और ये चीज़ जो है ये आग जलाने के काम आती है। तो ये इस इलाके के चलगोज़े का ख़ास इलाका है। और ये इलाका शिरानी जो ट्राइब है पठानों की, ये उनका इलाका है। वो रहते ज़्यादातर सभी हैं बलूचिस्तान में। हमारे जो FRDI खान में जो KP के साथ आते हैं वो इस पहाड़ के पिछली साइड पे रहते हैं। इस पहाड़ की बिल्कुल पिछली साइड पे इनके घर हैं। माल मवेशी गर्मियों में यहाँ रहते हैं जैसे कि मैंने बताया था, और सर्दियों में फिर नीचे चले जाते हैं। और इनके दोनों जगह पे घर हैं। यहाँ पे चलगोज़े के दरख्त हैं। ये पहाड़ हैं मुख्तलिफ़ लोगों के, इनके फिर छोटे छोटे कबीले हैं। फिर हर कबीले का अपना हिस्सा होता है, सब कास्ट में हैं। फिर उनमें से हर घराने के अपने अपने दरख्त होते हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा। चलगोज़े का ये लोग कहते हैं कि नॉर्मली जो एक बंदे के हिस्से में दरख्त होते हैं उसमें से 1 से 2 मन कोई बहुत अच्छा किस्मत वाला है तो उसका 10 मन 20 मन दिया जाता है। और मन का मतलब होता है तकरीबन 2000 रुपये किलो है, 50 किलो का मन होता है। तो मन 1 लाख रुपए का है। तो अगर जिसका 10 मन निकलता है तो उसके चलगोज़े के दरख्त उसको सालाना 10 लाख रुपए की इनकम देते हैं। चलगोज़ा यहाँ से जाता कैसे है? चलगोज़ा यहाँ से फिर ये लोग उठाकर ऊँटों पर या गधों पर, और ये पीछे जो अगर मैं सही जगह इसी इलाके पर यहीं से हम एंटर होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर से पहाड़ से रास्ता नहीं है। तो ये यहाँ से घूम के, यानी तकरीबन बिल्कुल इसकी बैक साइड पे हमारा कैंप था पुंगे, और पुंगे से ये हम पूरा चक्कर काट के इस पहाड़ पीछे यहाँ तक आए हैं। ये लोग वहाँ तक ले जाते हैं, वहाँ तक ऊँट जाने का रास्ता है, वहाँ से फिर कंधों पे ले जाते हैं, या दूसरा रास्ता इस साइड पे रोड की तरफ, इधर ऊँटों का रास्ता है, यहाँ तक ऊँट आते हैं। तो यहाँ से ये लोग रोड की मंडी में पहुँचा सकते हैं, या नीचे रोड पे पहुँचा के और फिर दराजिंदा की मंडी में पहुँचा सकते हैं। तो ये थी चलगोज़े की कहानी। आखिर में आपको एक दफ़ा फिर ज़ियारत करा दूँ, क्योंकि चलगोज़ा सर्दियों का मौसम है और आजकल अगर नीचे 2,500 से 3,000 रुपये किलो चलगोज़ा मिल रहा है। तो जहाँ से ये चलगोज़ा आता है वो दरख्त में देख लें। ये नीचे जो आपको घर नज़र आ रहा है, ये हमारा बेस कैंप था लकड़ी के पास, और इससे हम गोल चक्कर काट के लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे इस पहाड़ के गोल चक्कर काट के यहाँ तक पहुँचे। ये जो जगह है, ये जगह आपको नज़र आती है, कमर उस तरफ है, सही है। कमर जो है है
7 और 6 13 घंटे हाइक करके यहाँ तक पहुँचते हैं और नीचे नहीं उतरते, तो मेरा ख्याल है इस सारी हाइक का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा अभी मैंने क्या करना है, मैंने रस्सी लगानी है यहाँ पे। रस्सी वैसे तो किसी बंदे को पकड़ाते होते हैं, लेकिन मेरा गाइड जो है वो इस वक्त कैमरामैन है, तो वो कैमरा संभालेगा। लिहाजा रस्सी में यहाँ पे पत्थर के साथ बांध दूँगा, कोशिश करूँगा कि मजबूत बांधूँ। ये भी मुमकिन है कि रस्सी पूरे पत्थर को लेकर मेरे सर के ऊपर, लेकिन बहरहाल एक रिस्क लेना है, नीचे उतरना है। किसी मकसद के लिए ही अगर पाँव फिसले तो तख्त से इस तरफ ना जाएगा, तख्त के इस तरफ ही रहेगा। उतरने की हद तक मैं तख्त पे आ गया हूँ। यहाँ पे जो दस्तूर है, इसके बाद नीचे तकरीबन 500 फुट गहरी खाई है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ से आप गुजर गए तो कोई पता नहीं। और ये जो पत्थर है ये नीचे से कितना मजबूत है इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं। बहरहाल यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ तयम्मुम करके 2 रकात नफल अदा करने शुक्राने के, और इसके बाद वापस इसी रस्से से चढ़ के और आगे आपको दिखाते हैं कि आगे क्या चीज़ है। अच्छा दोस्तों, हाँ तो जान थोड़ा नफल अदा करने के बाद दोबारा से रस्सी बांधी जा रही है। उतरना कदरे आसान था, चढ़ना थोड़ा सा इससे मुश्किल है। बहरहाल नामुमकिन नहीं है, चला जा सकते हैं। हाँ, और ये जिंदा सलामत वापस ऊपर आ गए। ठीक है, तख्त से वापस आ गए। अब आपको बाकी जगह की सैर कराते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। इसकी जो ज़ुबानी कलामी एक तारीख़ है वो क्या है। ये सामने जो दरख्त नज़र आ रहा है और सॉरी पहाड़ नज़र आ रहा है जिस पे दरख्त है, ये धूप जिस पे है, इस पे आपको जितने भी दरख्त नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे चलगोज़े के हैं। यानी आपको सर्दियों में जो 3000 रुपये किलो चलगोज़ा मिलता है
वो यहाँ से आता है, यहाँ से छोटे नज़र आ रहे हैं, ये सारे बड़े बड़े दरख्त हैं, ठीक है, चरगोज़े के। और ये नीचे मैदान जहाँ से हम ऊपर आए, लेकिन वो इस वक्त दरख्तों के बीच में छुपा हुआ है। तो इस वक्त रोज़ी जान मेरा गाइड जो है वो नीचे उतर रहा है तख्त की तरफ। और सही दी दखपल कान है उन्हीं से तो कम लिखे ये बुलाने और कुछ वो उतर रहा है नीचे तख्त की तरफ। और अगर तख्त से आप चूक जाते हैं उसके बाद कितनी नीची जगह है वो आपको शायद नज़र आ रही है। एक बेवकूफ़ी है, लेकिन यहाँ तक आना भी बजाते खुद एक बेवकूफ़ी है। माउंटेनियरिंग एक बेवकूफ़ाना काम है, लेकिन बहरहाल शौक का कोई मूल नहीं है। और वैसे भी क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो फ़र्क घर में पड़े रह के और छुट्टियाँ गुजारने से बेहतर होता है आप कहीं इधर उधर निकल जाएं। तो बहरहाल अभी रोज़ी जान यहाँ पे 2 रकात शुक्राने के नफल पड़ेगा, तयम्मुम की तैयारी कर रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ से वो ऊपर चढ़ेगा। तब तक आप लोगों को मैं कुछ और अगर दिखा सकूं, बेस कैंप जहाँ से हम चले थे सुबह 4 बजे, ये नीचे घर जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बेस कैंप है। यहाँ से हम चले थे और यहाँ से हम ज़ाहिर है सीधे यहाँ तो नहीं आए। हम ये पहाड़ आपको जितना नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल परले सिरे के साथ ही तकरीबन 15 किलोमीटर के लगभग गोल चक्कर काटने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। चढ़ाई जो है, जो बेस कैंप है, बेस पे इसको पुंगे कहते हैं। पुंगे तक आने के लिए रास्ता कोई इतना मुश्किल नहीं है। रास्ते में 1-2 जगह हैं, स्पेशली तोरतिजा पश्तो में काले पत्थर को कहते हैं। एक जगह है जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट अप है और काला पत्थर है, वहाँ पे कुछ यादगारें भी लगी हुई हैं। कुछ लोग गिर के जो फौत हुए हैं तो उनके लिए लकड़ियाँ, जिस तरह ये लकड़ियाँ लगी हुई हैं इस तरह लकड़ियाँ, और वो एक मुश्किल जगह है। और उसके बाद फिर रूटीन की, हाँ अलबत्ता स्टीप है चढ़ाई यहाँ की जितनी भी है, कम से कम 30 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री, इवन कई जगहों पे 70 डिग्री तक एलिवेशन है। तो स्टीप है। वापसी पे मैं आपको कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बताऊंगा कि यहाँ की दिलचस्प बातें क्या क्या हैं। आगे एक कब्र है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये कोहे सुलेमान की जो पीक है, तख्त सुलेमान नाम आपने सुना होगा। लोकल लोग इसको सुलेमान तख्त कहते हैं। और थोड़ी देर पहले जो मैंने वीडियो दिखाई जहाँ नीचे उतर के नवाफिल पढ़ते हैं लोग, प्रॉपर जो तख्त है मैं दिखा चुका हूँ। इसके बाद हम आते हैं इधर, यहाँ पे क्या है, एक तो सामने आपको कमरा नजर आएगा, आपको दिखाते हैं। ये कमरा अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपके पास इतनी बैग वगैरह हैं, खाने पीने का सामान है, तो यहाँ पे आप रात गुजार सकते हैं। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, इस कमरे का कोई दरवाज़ा नहीं है। और इन पहाड़ों में भेड़ियों, इनके ट्रैक्स, ताज़ा ट्रैक्स हमें कल लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ रीछ भी है, भेड़िया भी है, तेंदुए भी आते हैं। तो कोई नाखुशगवार सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। लेकिन बहरहाल अगर आपका बड़ा ग्रुप है, आप लोग यहाँ रहना चाहते हैं, नीचे बिछाने के लिए कुछ, तो ये कमरा मौजूद है। यहाँ पे अंदर आप मज़ीद टेंट लगा के हवा से बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ हवा बहुत ज़्यादा होती है। और आग जला के आपको रात को गुजारा करना पड़ेगा। आग जलाने की लकड़ी यहाँ वाफिर मिकदार में मौजूद है। उसके बाद यहाँ की दूसरी अहम चीज़ जो है, ये सामने आपको एक कब्र नज़र आ रही है।
इस कब्र के बारे में बहुत सारी रिवायात हैं। पहले तो तख्त सुलेमान के बारे में जो रिवायात हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे सुलेमान नामी बुजुर्ग थे जो यहाँ पे तन्हाई में इबादत करते थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो फ्लाइंग कारपेट था, जो उड़ता हुआ कालीन था, जो उसका तख्त उड़ता होता था, वो तख्त यहाँ पे उतरा था, इस जगह उतरा था या उस जगह उतरा था। और उसके सपोर्ट में बहुत सारे एविडेंसेस भी लोग देते हैं। ये कब्र रिसेंटली कोई बनी है। लोग कहते हैं कि पहले ज़माने में ये कब्रें नहीं थी, कुछ कहते हैं कि यहाँ 3 कब्रें थी, लेकिन इस वक्त ये एक कब्र है। और इसके बारे में लोगों की जो अक्सरियत की राय है कि ये पठानों के जो परदादा हैं, मुश्तरका परदादा, जिससे फिर सारे पठान पख्तून क्लैन्स निकले हैं, कैस अब्दुल रशीद, ये उसकी कब्र है। लेकिन इसके बारे में दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। एक और चीज़ जो यहाँ के बारे में थोड़ी सी सुपरस्टिशन है कि यहाँ पे जितने भी दरख्त हैं वो इस तरफ को झुके हुए हैं। इसके बारे में लोकल लोग ये कहते हैं कि ये यहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए इधर झुके थे ये दरख्त। हकीकत ये है कि यहाँ पे जितने भी दरख्त हैं, जब नीचे से जाएंगे तो फिर भी मैं वीडियो बना लूँगा, उनको रोशनी सुबह पहले इधर से ही मिलती है। तो इसलिए दरख्तों की ये होता है कि जिस साइड से उनको रोशनी मिलती है वो उसी तरफ झुकते चले जाते हैं। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि चूँकि इस साइड से इनको हवा नहीं लगती, हवा का गुज़र उधर से इस तरफ का है, तो वो दरख्त तो मुसलसल हवा में, जब से ये दरख्त है हवा उस तरफ से आ रही है, जिसकी वजह से ये दरख्तों का झुकाव इस तरफ है। तो बहरहाल ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है दरख्तों के इस तरफ झुकाव की। अगर आप देखें और नीचे से मैं आप दिखाऊंगा, सारे दरख्त इस तरफ झुके हुए हैं। बहरहाल ये तख्त सुलेमान टॉप है। और इसके बाद अब हम वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। वापसी पे भी कई दिलचस्प चीज़ें हैं जिनकी मैं वीडियोस बनाऊंगा। वहाँ पे एक सुरंग है, उस सुरंग के बारे में लोगों की क्या राय है, क्या कहते हैं। हाँ, सुरंग राज दोस्तों, ये जो सुरंग है मैंने एक ट्राई पहले की थी, मुझे दोबारा से करनी पड़ी, वीडियो किस्मती से चली नहीं थी, दोबारा से वीडियो बना रहे हैं। और इसके बारे में ये सुपरस्टिशन है कि अगर आप पत्थर इससे सीधा निकाल लें तो आपका बेटा पैदा होगा, और अगर सीधा ना निकालें तो आपकी बेटी पैदा होगी। मुझे नहीं पता कि ये पैकेज सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है या कुंवारे लोगों के लिए भी कोई बंदोबस्त है। पत्थर की साइज़ के बारे में कोई तखसीस नहीं है, अगर मैं कोशिश करता हूँ कि दरमियानी साइज़ के 3-4 पत्थर फेंकता हूँ। पिछली कोशिश पे मैं नाकाम हुआ था, इस दफ़ा देखें शायद कुछ न कुछ हो जाए। बहरहाल मैं पत्थर फेंकने लगा हूँ, ये लग गया, ये बेटी हो गई। हाँ, ये वापसी का रास्ता है और टॉप से तकरीबन 1/3 हिस्सा रास्ता, 2 हिस्से ये है, 1 हिस्सा ये है। यहाँ से हम जाएंगे और उस जान हमारे आगे आगे चल रहे हैं। और अभी मैं आपको कुछ कदमचे दिखाने लगा हूँ और पत्थर पे कुछ निशान दिखाने लगा हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ पानी की वजह से ही हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितने सदियों तक इस पे पानी टपका होगा। ये जो आपको पत्थर में रफनेस नज़र आ रहा है, ये जो है रफनेस, ये बिल्कुल ऐसे जैसे पानी इस पे टपका हो। बाकी ये कदमचे हैं, इन स्टेप्स से होके हमने जाना है। इस स्टेप्स के बारे में जब मैंने अपने गाइड से पूछा कि किसने बनाए हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारे बाप दादा को भी नहीं पता कि उनसे भी पहले के बने हुए हैं, और बल्कि जब से यहाँ लोग आते हैं किसी को इसकी तारीख़ नहीं पता कि ये कदमचे कैसे बने। बहरहाल ये गाइड जा रहा है, इसके बाद मैं वीडियो बंद करूँगा क्योंकि डेंजरस है। तो उसके ये देख रहे, इस रिज से आपने जाना है। ये थोड़ा सा कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए ये जगह डेंजरस है। अगर तख्त सुलेमान पे आप आते हैं तो एक आगे रास्ते में है जो डेंजरस जगह है। मुझे तो डेंजरस इसलिए भी नहीं लगी क्योंकि हम हेडलाइट लगा के अंधेरे में आ रहे थे, तो मैंने वो जगह सिर्फ रास्ता ही देखा। वापस जाएंगे तो देखेंगे, उसकी वीडियो भी बनाएंगे। बहरहाल ये जगह डेंजरस है, यहाँ से बहुत केयरफुली आपने जाना है। पत्थर बहुत रफ़ है, लेकिन जिन जगहों पे बहुत स्टीप है वहाँ कदमचे बने हुए हैं। हाँ, ये जो नीचे मैदान सा नज़र आ रहा है इसको किकराई कहते हैं। इस मैदान में चलगोज़े जो है वो साफ़ किए जाते हैं, निकाले जाते हैं फूलों में से।
और ये हमारा बेस कैंप था। सुबह हम यहाँ पहुँचे, यहाँ रुके, चाय शाय पी, जहाँ पे मैंने चलगोज़े के दरख्त के साथ वीडियो बनाई थी। और उसके बाद जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ तक पहुँचने में हमें 1 घंटा लगा और 1 घंटा हमें ऊपर जाने में लगा। हाँ, यानी 2 घंटे में हम ऊपर पहुँचे और वापस अभी हम वहाँ से निकले हुए तकरीबन 20 मिनट में यहाँ तक पहुँचे हैं और मज़ीद शायद 20 मिनट लगेंगे। ट्रैक में साथ साथ आप लोगों को दिखाता जाता हूँ। अगर वीडियो शेकी हो, रफ़ हो तो उसको माइंड ना करना, क्योंकि जगह फिसलने वाली है थोड़ी सी, आप देख सकते हैं। तो मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रहा। ओह, मेरी नज़र जो है वो रास्ते पर है ताकि मैं सही सलामत, मेरा क्या है, आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ। बहरहाल ये रास्ता है और मेरा जो ज़ाती तजर्बा है हाइकिंग के साथ, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है और नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, यानी अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर आप 1 घंटे में किसी जगह पे चढ़ सकते हैं तो वहाँ से वापस उतरने में आपको 15 मिनट लगने चाहिए, मतलब 1/4 टाइम। बहुत ज़्यादा आप बीच में ब्रेक करें या नॉर्मली आपको घुटनों का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी मुझे भी होता है, लेफ़्ट नी पे पेन शुरू हो जाता है, तो फिर 1/3 टाइम में आपको नीचे पहुंचना चाहिए। यानी हम 2 घंटे में ऊपर पहुंचे थे, आधे घंटे में नीचे बेस कैंप में पहुंच जाना चाहिए। बीच में जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की है, इस जगह मोबाइल के सिग्नल आ गए, तो फिर मैंने वहाँ कॉलें करना शुरू कर दी अपने मेज़बानों को नीचे रखा सर में और अपने घर में, और करीबी दोस्तों को जो कंसर्न थे उनको मैंने कॉल्स करके खैर खैरियत और वापसी का प्लान बता दिया है। वापसी अगर हर चीज़ नॉर्मल रहती है तो हमें सर के वक्त पहुंच जाना चाहिए। मेरा गाइड पहुंचा हुआ है नीचे, मैं काले करने में लग गया। वो नीचे लकड़ियाँ तोड़ के और मेरे पहुंचने में चाय बनाएगा, चाय पियेंगे, साथ में कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर आगे का सफ़र शुरू होगा। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक हमें जहाँ से गाड़ी उठानी होगी वहाँ तक हमें असर और मगरिब के बीच में पहुँच जाना चाहिए, और फिर शाम तक मेज़बानों के घर मोस्ट प्रोबेबली वो शाम का खाना खिला के भेजेंगे। वो शाम का खाना खाकर, जैसे गाँव में अर्ली खाए जाते हैं, मैं शहरों में भी अर्ली खाता हूँ, मैंने शाम का खाना खा के और फिर वहाँ हम अपनी गाड़ी छोड़े थे, वो उठा के डेरे सिंह खान का रुख करेंगे। और रगासर से डेरे सिंह खान 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है। तो ट्रैक जैसा आप देख रहे हैं, एक ये है और ये जहाँ ख़त्म होता है 1 घंटे बाद, वहाँ से 1 घंटा पथरीला ट्रैक है। और जहाँ मैंने कुछ कदम से भी दिखाए, रिजिस से होते हुए आप जाते हैं ज़ियारत तक। ये यहाँ पे आपको बहुत सारे लकड़ी की कीलें ठोकी हुई नज़र आएंगी। इनकी क्या कहानी है आपको बताते हैं। ये उन लोगों ने ठोकी हैं जिनका अकीदा है कि आप जितनी लकड़ियाँ ठोकेंगे आपके उतने ही बेटे पैदा होंगे। अच्छा जी, तो इन कीलें ठोकने का
मकसद ये है कि जितने आप कीले ठोकेंगे उतने आपके बच्चे होंगे, बेटे होंगे। अब इन इलाकों में अफरादी क़ुव्वत की शदीद ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितने घर के आपके मज़दूर ज़्यादा हैं, आपका अपना काम, कोई लकड़ी लाएगा, कोई बकरी चराएगा, कोई मज़दूरी करेगा वग़ैरह वग़ैरह। अब ये इस भाई ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस भाई को 15 बेटे चाहिए, ठीक है। साथ वाले भाई को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये भाई कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गए, इनको 22 बेटे चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये एक ही बीवी से 14 और 22 बेटे चाहिए या 16 और 22 बेटे चाहिए, तो इसकी तो एक ही सूरत हो सकती है कि उनकी बेगम को अंडे देने पड़ेंगे मुर्गी की तरह और उन पर बैठ के इकट्ठे 22 निकालें, वरना मेरा नहीं ख्याल कि 22 बेटे पॉसिबल हैं, या फिर इससे ज़्यादा शादियां करनी पड़ेंगी। बहरहाल ये लोगों का अकीदा है, ये सारी जगह वहाँ तक कीले ठुकी हुई हैं, किसी को 3 बेटे चाहिए, किसी को 14 चाहिए, किसी को 22 चाहिए, किसी को 24 चाहिए। बहरहाल इसके बारे में फिर तहकीक करेंगे कि क्या वाकई किसी को बेटे मिले भी हैं या नहीं, और एक बीवी से मिले हैं या ज़्यादा से मिले हैं। मेरा एक ही बेटा है और मेरा ख्याल है वो काफ़ी है, इसलिए मैं कोई कील नहीं ठोकूँगा। बस तो बंद तख्त सुलेमान के रूट पे एक और अहम चीज़, ये एक दियार का दरख्त है और ये ऊपर से टूट चुका है। अब कहते हैं कि पहले इससे डबल इसकी हाइट थी। इसकी ख़ास बात क्या है, इसको हाजी नश्तर कहते हैं, यानी हाजी दियार का दरख्त। ये मेरे गाइड रोज़ी जान, इनसे पूछते हैं कि हाजी नश्तर की क्या अहमियत है। शाह रोज़ी जान दार तो वाई ची देता हाजी नश्तर वाले वाई और दे ची क्या ख़ास खबर है دا جنشتا دا تړسی لهجه سړی راغلی و، بس بیا یې غږ ورکړی و، بس اوس حاجي نښتر ورته وایي دی. صحیح. د دې په ټوکی بس بیا ډېر خور دی چې څوک یې یوسي کور ته بیمارانو ته ګونګانو ته ودو ته ورکوي، ښه د دو دپاره صحیح دی. ښه د حاجي نښتر په دې شي هغه بیماران ورسره روغېږي او بیمارانو سره روغېږي. د حاجي نښتر دی، د ده سر ډېر چګ وه، مت سوی دی، اوس پر نیمې مت سوی دی، نیمه یې بل ځای پروت دی او دغه اوس هم دورې درخت ته ولاړه ده. ठीक ډېر है। ښکلی دی حاجي نښتر. रोज़ी जान हमें बता रहे हैं कि इसको हाजी नश्तर या हाजी दियार का दरख्त इसलिए कहते हैं कि एक हाजी आए थे हज से और उसने आके इसको गले लगाया था, और उसके बाद इसके छिलके में शफा है। इलाके के लोग जगह जगह से, अगर आप देख सकें तो इसकी छिलके जो हैं वो कुल्हाड़ी से काटे हुए हैं, तो इसका छिलका मीठा भी है और ये मरीज़ों को खिलाते हैं तो उनको इससे शफा मिलती है। यहाँ के इलाके में हस्पताल जो है वो बराए नाम है। मरीज़, कल हमारी जिम से बात हो रही थी तो ये कहते हैं कि हमारा अगर मरीज़ थोड़ा सा भी बीमार हो तो उसके लिए पैसे बराबर करते करते वो इतना बीमार हो जाता है कि जो 2-4 हज़ार रुपये में मरीज़ ठीक होता है, उसको ठीक करने के लिए 20-25 हज़ार लग जाते हैं। और यहाँ शादी नंबर ऐसे घर हैं जो अपने मरीज़ को इलाज अपने पैसे से करा सकते हैं, वरना उनको कर्ज है। बहरहाल इसको चखते हैं कि मीठा है भी या नहीं। ये वो जगह है जहाँ से हम टर्न लेते हैं पहाड़ के पीछे से जाने के लिए। यहाँ नीचे से आप आते हैं और टर्न लेके फिर नीचे जाते हैं, और जिस लेवल से चढ़े हैं उस लेवल पे फिर उतरते हैं आप, और फिर आगे सीधा आपका रास्ता होता है किकरई तक, और किकरई से आगे फिर आपने ऊपर इतना ही चढ़ना है एक दफ़ा जितने यहाँ तक है, और उसके बाद इतना और चढ़ना है तो तख्त सुलेमान की ज़ियारत है वहाँ पे। तो अभी हम पहाड़ के बिल्कुल वस्त में बैठे हैं, मतलब
इस साइड पे उसकी बैक साइड है, इस साइड पे इसका फ्रंट है। और फ्रंट से मेरा मतलब जो साइड दराजिंदा की तरफ है या रगासर की तरफ है, वो साइड रोप की तरफ है। यहाँ से जो कटाव है, यहाँ से आप इस पहाड़ को क्रॉस करते हैं, फ्रंट से आप टॉप तक नहीं पहुँच सकते, बल्कि पीछे से घूम के आपने चढ़ना होता है। ये हमारा वापसी का रास्ता है। इसको लोकल लैंग्वेज में कर्रे वर्रे कहते हैं। कर्रे वर्रे मतलब जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। ये जहाँ तक ऊपर आपको बर्फ़ नज़र आ रही है, ये रास्ता है इस बर्फ़ के बिल्कुल किनारे किनारे। और नीचे कम से कम भी 300 मीटर फाल है। अगर यहाँ से आप फिसलते हैं तो इस मौसम में थोड़ा सा डेंजरस है बर्फ़ की वजह से। इस जगह जहाँ पर हम पहुँचेंगे इसको कंडावसर कहते हैं। और यहाँ से फिर उतरते वक्त शायद हमें 15-20 मिनट लगेंगे। उधर से बहुत स्टीप चढ़ाई है, बहरहाल उतराई आसान है। वहाँ से नीचे उतरेंगे तो पुंगा, जो जहाँ हमारा कल रात स्टे था और जहाँ से हम सुबह चले थे 4 बजे, तो वहाँ तक पहुँच के फ़िज़िक्स के उसूल के मुताबिक हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, वर्क डन नील हो जाएगा। और उसके बाद हम वहाँ से फिर वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। ये हमारा टोटल ट्रैक है और ये आगे मेरा गाइड जा रहा है। मैं वीडियो देख नहीं पा रहा, जैसी तैसी बन रही है, कबूल कीजिएगा, क्योंकि टोटल 1 फुट का ट्रैक है। बहरहाल ये टोटल रास्ता है और नीचे यहाँ तक जाता है। ये गाइड की रहबरी में पीछे पीछे मैं ये कर्रे वर्रे ट्रैक है, करो वरो कहते हैं। इसका तर्जुमा मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जिग जैग, गाइड ने ऊपर से एक लकड़ी भी उठाई है और जितनी खूबसूरत चौरस बनी हुई है, इसने सारी कुल्हाड़ी से छील के बनाई है आधे घंटे में। और ये कहता है कि एक कमरा बनाया है, उसके दरवाजे की चादर ली है, लेकिन चादर जिस फ्रेम पे लगानी है वो लकड़ी नहीं है, तो उसके लिए इसका चौकाट बनाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर चादर ठोक कर इसका दरवाज़ा बन जाएगा। तो ये रूटीन का वज़न और उसके साथ साथ ये लकड़ी भी उठा के आ रहा है। पहाड़ों पे रहते हुए जो मुयस्सर है उसी पे गुजारा करना पड़ता है। इस वक्त जो हम खा रहे हैं वही रोटी जो कल हमने बनाई थी, बड़ी ये नमकीन है। चूँकि अगर मीठी होती तो हम वैसे खाते, लेकिन अब इस वक्त चीनी साथ यूँ और यूँ करके, और चीनी के साथ रोटी का जो मज़ा इस वक्त आ रहा है ना, वो घर में अच्छे खाने में भी नहीं आता। हमें थोड़ा सा ड्राई होता है। और पानी की बोतल नीचे पड़ी है, आखिरी कुछ चंद घूंटा है, बस आधे घंटे बाद हम फिर नीचे तालाब पे पहुंचने वाले, वहाँ से फिर रिफ़िल करेंगे। तो अगर आप बहुत अच्छे खानों के शौकीन हैं तो फिर आप पहाड़ों के शौकीन बिल्कुल भी नहीं है। पहाड़ों में जो भी आपको मैसर आता है, रूखी सूखी जली हुई, चाहे कहीं से कोई पौधा मिल गया जो खाने काबिल हो, वो खा के आपने गुजारा करना होता है। ये वो जगह है, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन उनकी तबीयत साथ नहीं दे रही थी। रात उनको थोड़ी ठंड भी लगी थी। आग से थोड़ा सा दूर चारपाई की मोहब्बत में वो लेटे थे, क्योंकि मैं चूल्हे के ऊपर लेटे, शायद इसकी वजह से फिर गोली खाने के